बेटी। अध्याय 5 न्यायपालिका। क्या आप लोग आपस में कभी कभी लड़ते झगड़ते हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि भला यह भी कोई प्रश्न हुआ। हम बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी आपस में लड़ते हैं। लेकिन बच्चों और बड़ों की लड़ाई में एक अंतर होता है। आप अपनी लड़ाई का निपटारा करने अक्सर अपने अभिभावक, शिक्षक या प्रधान अध्यापक के पास जाते हैं। ये लोग कभी प्यार से तो कभी डांट फटकार कर आपके विवादों का हल निकाल लेते हैं। पापा, इसने मेरी किताब फाड़ दी। हाँ, तो इसने भी तो मेरी चोटी खींची थी। बच्चों के पिता क्या जवाब दिया होगा, सोचकर लिखिए। यह तो हुई आपकी बात, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब बड़े लोगों के बीच कोई झगड़ा या विवाद होता है तो अपनी समस्याओं को लेकर वह कहाँ जाते हैं? वे कभी अपने मित्रों या संबंधियों की मदद से अपनी समस्याओं का हल निकाल लेते हैं। अगर इससे बात नहीं बनती तो पंचायत की सहायता लेते हैं। परंतु हर विवाद का समाधान इस तरह से नहीं किया जा सकता। आपको यह पता ही है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर कानून का शासन चलता है जो सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू होता है। हमारे देश में कानून के अनुसार अलग अलग तरह के विवादों का निपटारा करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें कई प्रकार की अदालतें हैं। इन अदालतों में लोग न्याय के लिए जा सकते हैं। न्याय की समझ: जब किसी मुद्दे पर दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच विवाद होता है तो प्रत्येक अपने को सही व दूसरे को गलत मानता है। लेकिन न्याय की दृष्टि से यह तय करना कि कौन सही और कौन गलत उतना आसान मामला नहीं है जितना हमें लगता है। आइए न्याय को समझने के लिए गीता की कहानी को पढ़ते हैं। गीता अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन है। बचपन से ही उसके माँ बाप ने उसे लाड़ प्यार से पाला था। खाने पीने व कपड़े लत्ते की उसे कोई कमी नहीं थी। हाँ, सिर्फ पढ़ाई के लिए वह पास वाले सरकारी स्कूल के माध्यमिक स्कूल में जाती थी और उसका भाई गांव के कुछ दूर निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जाते थे। इस बात से वह अक्सर चिढ़ जाती थी और तब उसके पिता व उसके भाई उसे समझाते थे कि लड़की होने के कारण उसका गांव से दूर अंग्रेजी व शिक्षा विद्यालय जाना उचित नहीं है। 12वीं कक्षा के बाद गीता की पड़ोस के गांव के एक लड़के के साथ शादी कर दी गई जो स्वयं पढ़ रहा था। कुछ साल बाद गीता के पिता की मृत्यु हो गई और उसके भाई ने आपस में अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया। उसमें से कुछ भी गीता को देने की जरूरत नहीं महसूस की। गीता के ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। वह आगे भी पढ़ना चाहती थी। उसे लगा कि अगर पिता की संपत्ति में से उसे भी कुछ मिल जाता तो वह भी आगे पढ़ सकती थी। जब उसने अपने भाइयों को अपना यह विचार बताया तो वे एकदम बिगड़ गए और बोले, पिताजी ने तुम्हारे विवाह में 50,000 रुपये खर्च किए तो तुम्हें अब आगे और क्या चाहिए? आपकी समझ में कौन सही है, गीता या उसका भाई? आपस में चर्चा कीजिए। लाख की ज़मीन का पैसा आपस में बांट लिया तो क्या मुझे उसमें से कुछ नहीं मिलना चाहिए? जैसे तुम अपने बेटे हो, मैं भी तो उसी प्रकार उनकी बेटी हूँ। गीता ने अपने भाइयों को कहा, यदि आप मेरा हिस्सा नहीं देंगे तो मैं इस बात को ग्राम कचहरी में लेकर जाऊंगी। तीनों भाइयों ने कहा, जो करना है कर लो, पर तुमको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। गीता मामले को ग्राम कचहरी में ले गई। ग्राम कचहरी के न्यायाधीश भी उसकी भाइयों का ही साथ दिया। कचहरी ने कहा कि इस गाँव में आज तक इस तरह से कोई घटना नहीं घटी जब बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिला हो। न ही इस गांव की ऐसी परंपरा है, इसलिए पैतृक संपत्ति पर सिर्फ तुम्हारे भाइयों का ही अधिकार है। अपने पिता की संपत्ति में गीता बराबर भी हकदार है। क्या आप ग्राम कचहरी के फैसले से सहमत है? कचहरी ने जो फैसला सुनाया उससे गीता असंतुष्ट थी। उसे लग रहा था कि ग्राम कचहरी ने उसके साथ अन्याय किया, इसलिए उसने हार नहीं मानी और अंत में अदालत का दरवाज़ा गई। इसलिए गीता के भाइयों को अपने पैतृक संपत्ति का बंटवारा 4 भागों में करना होगा। अतः गीता को हिस्से में 3 लाख रुपए मिले। अदालत के इस फैसले से गीता काफ़ी खुश भी हुई, क्यों न हो, उसे न्याय जो मिला था। अदालत ने गीता के पक्ष में फैसला क्यों सुनाया और क्यों? इस कहानी को पढ़ने के बाद खटखटाया। अदालत में न्यायाधीश ने जो फैसला सुनाया वह पूरी तरह से गीता के पक्ष में था।
उन्होंने फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में बेटा हो या बेटी सभी बराबर के हकदार हैं। अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज, न्यायिक आदि नामों से बुलाया जाता है। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1962 में कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई। आज देश भर में 21 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों में अपने उच्च न्यायालय है, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा न्यायालय है जो चंडीगढ़ में स्थित है। दूसरी तरफ सातों उत्तर पूर्व राज्यों के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालय हैं। न्यायपालिका की भूमिका, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार 3 अंगों में सहायता के लिए कार्य करती है। ये 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका है। पिछले अध्याय में आप लोग विधायिका और कार्यपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा कि विधायिका कानून बनाती है और न्यायपालिका उस कानून को लागू करती है। अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच, 2 राज्यों के बीच, 2 नागरिकों के बीच अथवा सरकार एवं समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच किसी तरह का विवाद होता है तो इसे सुलझाने के लिए निकाय संस्था की जरूरत पड़ती है जो बिना किसी पक्षपात या दबाव में आकर अपना कार्य करे। ऐसी न्यायिक व्यवस्था को अपने शिक्षा की सहायता से तालिका में दिए गए पास होती है। आगे क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। किसी भी हालत में न्यायपूर्ण फैसला होने के लिए यह जरूरी है कि न्यायाधीश अपना फैसला बिना किसी दबाव या भय के सुना सके। कल्पना कीजिए, अगर सरकार का कोई मंत्री किसी प्रकार के अपराध करता है और उसका मामला न्यायालय में जाता है। न्यायालय का न्यायाधीश उस मंत्री का सरकार के दबाव में आकर उसे दोषमुक्त कर देता है, तब यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है और वह ताकतवर लोगों के प्रभावित है। परंतु हमारे देश की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र इसलिए रखा गया है ताकि वह निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव में आकर अपना काम कर सके। न्यायपालिका को स्वतंत्र करने के लिए 2 तरीके अपनाए गए हैं। पहला, शक्तियों का बंटवारा, जिसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती है। कोई भी अदालत सरकार के अधीन नहीं होती है और न ही सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। इसका दूसरा तरीका है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होना। न्याय के उद्देश्य से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया। कई बार देखा जाता है कि कुछ ताकतवर लोग अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके न्यायपालिका की प्रक्रिया दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो कुछ न्यायाधीश भी पैसे व तरक्की के लालच में फंसकर गलत फैसला दे देते हैं। इससे लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता। इस तरह गलत कामों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गहरा धक्का लगता है। ऐसे मामलों के सामने आने पर लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा कमज़ोर हो जाता है। इस प्रकार की समस्याओं की वजह से भारत में न्याय प्रक्रिया की सुधार की कोशिश की जा रही है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता व लोगों का उस पर विश्वास बना रहे। भारत में न्यायपालिका की रचना। हमारे देश में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। यह 3 स्तरों पर कार्य करती है। सबसे ऊंचा जिला अधीनस्थ न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और फिर उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। जिला न्यायालय आमतौर पर जिला मुख्यालय में होता है। जैसे आप सिवान जिले के हैं तो आपका जिला न्यायालय सिवान में ही होगा। उसी तरह अगर आप कोई दोस्त या रिश्तेदार गया जिले में है तो उसके ज़िले का न्यायालय गया जिले में होगा। संबंधित जिले में ही आपके विवादों को सुलझाया जाएगा। इस अदालत का लोगों से सबसे अधिक ताल्लुक़ होता है और यह बहुत तरह के मामलों को सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य कई जिलों में बटा होता है। हर जिले में जिला न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है जो अपने राज्यों की सबसे ऊंची अदालत होती है। हम बिहार के निवासी हैं तो हमारे राज्य का उच्च न्यायालय इसकी राजधानी पटना में है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है जो हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। यह हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले बाकी सभी अदालत को मानने पड़ते हैं। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर से न्यायालय की देखरेख में काम करते हैं। ये सभी अदालतें एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसका मतलब हुआ कि ऊपरी अदालतों द्वारा किया गया
निर्णय नीचे की सारी अदालतों को मानना पड़ता है। इसके अपील के प्रावधान एक विशेष संस्था स्थान है न्यायालय। और कितना समय लगेगा? इस मुकदमे में मेरी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। क्या आदमी ठीक सोच रहा है? कई बार न्यायिक प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी को कोर्ट कचहरी से दूर रहना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई समस्या लेकर आप शिक्षिका के पास गए और जब उनके फैसले की संतुष्टि नहीं हुई तो आप अपने माँ बाप प्रधानाचार्य के पास गए? ऐसा प्रावधान को अपील कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत में किया गया फैसला सही नहीं है तो उसके विरुद्ध ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। ऐसा परिस्थिति में ऊपरी अदालत का फैसला ही निचली अदालतों पर बाध्य होता है। आम आदमी का न्याय तक पहुँच। वैसे तो भारत के सभी न्यायिक न्यायालयों में न्याय के लिए जाते हैं, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करती। लेकिन यह बात सच है कि गरीब आदमी के लिए यह कर पाना इतना आसान नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी पैसा व समय लगता है और ऊपर के कागजी कार्यवाही की ज़रूरत पड़ती है। यह काम वकीलों का होता है। इस प्रक्रिया को सभी लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। कोर्ट कचहरी के काम करके अपने तरीके होते हैं जिसमें समय लगता है। यह इसलिए होता है जल्दबाजी में किसी के साथ अन्याय न हो, लेकिन इसका असर कई बार उल्टा भी होता है। कई केस सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सालों साल खींचते हैं और लोगों के लिए अपना काम धंधा छोड़कर नियमित रूप से कोर्ट कचहरी जा पाना मुश्किल हो जाता है। ये समस्याएं तो सभी के लिए है, लेकिन गरीब व्यक्तियों के लिए यह समस्या कई गुना बढ़ जाती है। न्याय को सभी लोगों तक जल्दी पहुंचाने के लिए न्याय की प्रक्रिया में सुधार की नई कोशिशें जारी है। ऐसी कोशिशों में सभी तरह के न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां, गरीब लोगों के लिए निःशुल्क या कम पैसों की कानूनी सहायता की व्यवस्था, विधिक सेवा प्राधिकार का गठन, लोक अदालत और जनहित याचिका शामिल है। कई सारी दिक्कतों के बावजूद यह मानना पड़ेगा कि भारत में न्यायिक व्यवस्था का संचालन न्यायपालिका के बिना सोच पाना मुश्किल है। इसके सामने सभी बराबर है और यह निश्चित करता है कि अमीर या शक्तिशाली आदमी अपने धन या प्रभाव की वजह से अन्य गरीब पिछड़े हुए लोगों पर अन्याय न कर सके। आइए विधिक सेवा प्राधिकारी एवं लोक अदालत क्या है, यह हमारी मदद कैसे करता है, इसके बारे में जानें। सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भारत का कोई भी नागरिक गरीबी या किसी अन्य असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित की गया है, जो 9 नवंबर 1995 से प्रभावी है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय से विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा अन्य अनुमंडल विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। इसके द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पात्र व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराना, लोक अदालतों का आयोजन करके सुलह समझौते के मध्य से विवादों का निपटारा करना, विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक प्रभावी कम खर्चीली योजना तैयार करने के लिए क्रियान्वित करना, ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण बस्तियों, श्रमिक बस्तियों आदि में समाज के संभावना के पक्षकार को कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं। लोक अदालत बिहार के सभी जिलों में व्यवहार न्यायालय के परिसर में लोक अदालत कार्यरत है। इसकी बैठक सामान्यतः सप्ताह में 5 दिन होती है। इसके अलावा विशेष लोक अदालतों में मेगा लोक अदालतों, चलंत लोक अदालतों एवं उच्च न्यायालय पटना के सभी समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। लोक अदालतों में दीवानी एवं सुलह योग्य फौजदारी मुकदमों का निपटारा होता है जो किसी न्यायालय में लंबित हो। कोई एक पक्ष या दोनों पक्ष के आवेदन पर मुकदमा लोक अदालत में भेजा जा सकता है। न्यायालय अपनी मर्जी से भी कोई मुकदमा लोक अदालत में भेज सकती है। न्यायालय के बाद दायर करने के पूर्व भी आपसी बातचीत एवं समझौते के आधार पर विवादों का निपटारा के लिए लोक अदालत में वाद केस दायर किया जा सकता है। इसके लिए विवाद के एक पक्षकार द्वारा
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष आवेदन देना पड़ता है। सचिव दूसरे पक्ष को नोटिस कर बुलाने के लिए सक्षम है।